Hello students, welcome to Sanjay Kodawad, IIT and Medical Academy. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप्स एंड उसके साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सील्डिंग इफेक्ट। एंड उसके साथ में बच्चों कि पीरियड टेबल के अंदर जेड इफेक्टिव किस तरीके से काम करता है ना, वो जो प्रॉपर्टी है अक्रॉस द पीरियड है ना, अक्रॉस द ग्रुप किस तरीके से काम करती है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो जो भी हमारे क्लासिफिकेशंस होंगे उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी की पॉइंट्स हैं आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब देखो इसके साथ बच्चों हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एवरी ईयर जेईई मेंस नीट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बच्चों रेगुलर हैं, जो जनरल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, वो नहीं, एक्सेप्शनल है ना। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलते हैं आपके डी ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चंस वहाँ से भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं बच्चों पॉइंट्स में। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है ना, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे है ना, तो वो रहेगा स्टूडेंट्स इनर्ट गैसेस। टाइप 1 इज इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस का बेसिक डिस्कशन करते हैं। इनर्ट मतलब आपका नॉन रिएक्टिव, इनर्ट का मतलब आपका नॉन रिएक्टिव, नोबल गैसेस है ना। तो ऐसे गैसेस या फिर ऐसे आपके एलिमेंट्स जो बच्चों किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, करेक्ट है। तो इनर्ट गैसेस के बारे में जब अपन डिस्कस कर रहे हैं है ना, तो इनर्ट गैसेस बच्चों वो गैसेस है ना, जो आसानी से किसी भी दूसरे कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं। क्यों रिएक्शन डिफाइन नहीं करते हैं? क्योंकि ये बच्चों पहले से ही इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं और स्टेबल होते हैं, क्लियर है। तो बच्चों इनमें क्या होता है नोबल गैसेस के अंदर, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने की वजह से है ना, इनके आउटर सेल के अंदर बच्चों आपके NS ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। NP के साथ बच्चों जाएंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं जहाँ पे S अपना फुली फिल्ड है, साथ में P भी अपना फुली फिल्ड है, ठीक है। तो ना तो इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ना अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि पहले से ही स्टेबल हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स को ये देने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके स्टेबल हैं। तो इसलिए बच्चों ये क्या है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? तो इनर्ट गैसेस आपको हमेशा कैसे मिलेंगे, मोनोएटॉमिक। नहीं, ध्यान रखना सब लोग। तो बच्चों मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर इनर्ट गैसेस हमेशा देखने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि बच्चों ये अपने नेचुरल एटॉमिक फॉर्म के अंदर है ना, सिंगल एटॉमिक फॉर्म के अंदर ये हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अपन डिस्कस कर देंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ठीक है। एंड रेडॉन बिलोंग्स टू जीरोथ ग्रुप, है ना। ये जो जीरो लिखा है, तो हम लोग देखो नोबल गैसेस का जो फैमिली है उसको बच्चों अपन जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं, उसको हम लोग 18th ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। जीरोथ ग्रुप बोले जाने के पीछे सिंपल सा रीजन है क्योंकि बच्चों इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। ना तो इलेक्ट्रॉन्स को ये देते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, किसी भी टाइप की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं आसानी से एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो उस केस में बच्चों हम लोग बिल्कुल ध्यान, हाँ, बट इन ड्रास्टिक कंडीशन बच्चों रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों बिलोंग्स टू जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप का आंसर समझ में आया, बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0, है ना। यस, ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग, इट इज ओनली चार्ज, है ना। यस, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में इसको बहुत बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यस, इन द पीरियड टेबल आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, ठीक है। यस, सेकंड पॉइंट बच्चों एक्सेप्ट हीलियम, इस पे ध्यान देना। हीलियम जो बच्चों है उसका जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका आता है 1s2। एटॉमिक नंबर एवरीवन नोज हीलियम का 2, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 आएंगे। तो उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है
तो बच्चों यहाँ से 1s2 आ जाएगा कन्फिग्रेशन। तो देखो लास्ट जो आपको यहाँ सब सेल दिख रहा है वो बच्चों सिर्फ एस सब सेल ही है, उसी को मैं लास्ट बोल सकता हूँ। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कर रहे हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर किस में कर रहे हैं, एस सब सेल में। तो हम लोग एक रूल्स बच्चों डिस्कस किए थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स के अंदर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा तो वो एलिमेंट बच्चों उसी पर्टिकुलर ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो बच्चों एस ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए, बोलो सबको बात समझ में आ रही है, बट ऐसा नहीं है। तो ऑल अदर एलिमेंट्स हैव NH2 NP6, यहाँ बच्चों क्लियर है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, देखो पी सब सेल में। तो डेफिनेटली बच्चों हीलियम को छोड़ के, हीलियम को क्रॉस करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट बच्चों बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग आपके 18 ग्रुप से जा रहे हैं, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, तो हीलियम के साथ बच्चों ध्यान रखना सिर्फ 1s2 और इसके साथ बच्चों बाकी एलिमेंट के साथ में 1s आपका NS2 और आपका NP6। n यहाँ से क्या है, पीरियड नंबर। नेक्स्ट आते हैं, ऑल आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP6, दिस इज ऑक्टेट। ऑक्टेट बच्चों देखो, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो बच्चों आउटर सेल के अंदर है ना, आपके NS के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, NP के पास कितने हैं, 6, 6 + 2 कितना, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, है ना। तो नोबल गैसेस का बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं कि बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स 99% केस में जब भी वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो ये बच्चों जो होते हैं वो हमेशा ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट इनका जैसे पूरा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को लेके, है ना, इलेक्ट्रॉन्स से कंप्लीट ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, तो वैसे बच्चों अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो बच्चों मेटल्स होते हैं वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन फॉलो ना करके वो फॉलो करते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 18 इलेक्ट्रॉन्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलो यार, जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलो, है ना, और यहाँ से लिखते भी चलो। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आते हैं, हीलियम इज इनएक्टिव ड्यू टू इट्स कंप्लीटली फिल्ड के सेल। बच्चों के सेल, सेल को अपन ऑर्बिट के नाम से बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ से 1s2 के अंदर बच्चों n=1 दिख रहा है, तो दिस 1 विल रिप्रेजेंट n=1 जो आपको दिख रहा है। तो n=1 बच्चों रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, n=1 कर रहा है बच्चों ऑर्बिट नंबर को। ऑर्बिट नंबर को बच्चों अपन सेल नंबर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोनों ही बातें एक हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ कौन सी सेल आएगी, n=1 को ले, n बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर, है ना, वो था सेम थिंग। तो बच्चों यहाँ से ये k ऑर्बिट k सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे k सेल पूरी तरीके से फुली फिल्ड है, स्टेबल है। तो इस केस में बच्चों कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये जो आपका हीलियम है, हीलियम में मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं, मैं एटॉमिक फॉर्म के अंदर ही बोल सकता हूँ। तो बच्चों ये कैसा है, आपका स्टेबल है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब बच्चों नॉन रिएक्टिव। ठीक है, यस, इट इज नोन दैट हैवियर एलिमेंट्स बच्चों कहाँ मिलेंगे, नीचे की तरफ। ऊपर कौन सा आया, हीलियम, फिर नियोन, है ना, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। तो नीचे आते आते बच्चों आपको एलिमेंट्स कौन कौन से पे ध्यान देना है, हैवियर एलिमेंट्स, ये देखो क्रिप्टॉन एंड जीनोन जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, ग्रुप में, है ना, फॉर्म कंपाउंड्स अंडर स्पेशल कंट्रोल्ड कंडीशंस विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बी क्लियर। तो बच्चों ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में बहुत ही आसानी से, बट इन कुछ समथिंग आपकी ड्रास्टिक कंडीशन अपन लेंगे, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर्स को अप्लाई करेंगे, तो इस केस में बच्चों जो लास्ट के आपके नोबल गैसेस होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन गैस के साथ में और फ्लोरीन के साथ में रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके पीछे का आंसर ये भी है कि जब हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करेंगे तो बच्चों लास्ट के जो एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से आपका क्रिप्टॉन, है ना, और आपका जीनोन। तो लास्ट के एलिमेंट क्या होते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पे साइज बड़ा होता जाएगा। तो साइज बिगर होने से आउटर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी मच हायर। तो उस केस में क्या होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में बहुत कमजोर हो जाएगा। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में बच्चों ये बॉन्डिंग को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऊपर के एलिमेंट्स क्या है बच्चों, उनके जो न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच के इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन जाके बाहर निकलते हैं, वो भी बाहर निकलेंगे, है ना। तो इस केस में वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो समझ में आया लास्ट के एलिमेंट क्यों रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बिगर साइज, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरी हाई,
है ना, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स फट से बाहर निकल जाएंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे विद ऑक्सीजन गैस एंड आपका फ्लोरीन, सो दैट दे आर नाउ कॉल्ड एज नोबल गैसेस। नेक्स्ट आते हैं दे आर मोनोटोमिक, यस। नेक्स्ट बच्चों दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर गैसेस, है ना, एंड एरोजेंस। एरोजेंस का मतलब बच्चों एयर में प्रेजेंस होना, ठीक है, एयर की प्रॉपर्टीज को होल्ड करना, क्लियर सब लोगों को। तो एयर की प्रॉपर्टी को होल्ड करना, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं एरोजेंस। सो दे आर प्रेजेंट इन 1% बाई वॉल्यूम। सब लोगों को ध्यान रखना है क्या, 1% बाई वॉल्यूम, ठीक है, बाई मास नहीं बच्चों, है ना, बाई वॉल्यूम, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1% बाई वॉल्यूम, इसको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये बच्चों इनर्ट गैसेस के बारे में हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यस, सेकंड क्लासिफिकेशन बच्चों आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना, किस किस को बोलते हैं, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। एस ब्लॉक के अंदर आपके दो ग्रुप, कौन कौन से, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और पी ब्लॉक के अंदर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। नोबल गैसेस को छोड़ देना, ठीक है। तो नोबल गैसेस को बच्चों एक्सक्लूड करते हुए जो भी आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ग्रुप्स के एलिमेंट्स आते हैं, उन सबको बच्चों अपन डालते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर या नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर। यस, आते हैं बच्चों पॉइंट्स पे कि ऑल दी एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कितने कैटेगरी में, 4 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इन दीज एलिमेंट्स द अल्टीमेट सेल, है ना, इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो फर्स्ट बच्चों में डिस्कस करता हूँ व्हाट इज अल्टीमेट सेल, व्हाट इज पेनल्टीमेट सेल, व्हाट इज प्री पेनल्टीमेट सेल। देखो ध्यान से आप लोग, ये है बच्चों मेरे पास सपोज न्यूक्लियस, ठीक है, ये n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट, क्लियर है। तो बच्चों मैंने सपोज यहाँ लिखा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। मेरे पास आउटर सेल कौन सा है बच्चों, आउटर ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ। तो इस केस में n इज इक्वल टू जो 4 बच्चों आउटर दिख रहा है, इसी आउटर को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, बताओ जरा, इसी आउटर को ही बच्चों अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट, है ना, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट सेल या अल्टीमेट ऑर्बिट के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। सबसे बाहर वाला या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय n, स्मॉल n, है ना, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जिसकी होगी उसी को बच्चों अपन क्या बोलेंगे, अल्टीमेट सेल। उसके बाद आ जाते हैं n इज इक्वल टू 3 पे, 3 को बच्चों क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्री पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, प्री पेनल्टीमेट सेल, दिस इज कॉल्ड प्री पेनल्टीमेट सेल। और उसके बाद बच्चों n इक्वल टू 2 पे आते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इस बात को ध्यान रखना है, सबसे बाहर वाली सेल को क्या बोलेंगे अपन, अल्टीमेट सेल, प्लीज नोट डाउन, अल्टीमेट सेल। उसके बाद बच्चों n इक्वल टू 3 वाली को बोलते हैं अपन प्री पेनल्टीमेट सेल, और सबसे बाहर वाली को बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो बच्चों रीड करते हैं अपने स्टेटमेंट को, जहां पे डिफाइन किया गया है कि इन दीज एलिमेंट्स द अल्टीमेट सेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो आपको बच्चों पता चलना चाहिए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो हैं उसमें आपके बोरॉन फैमिली से लेके कार्बन फैमिली, तो सभी में जाओगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस फैमिली, सभी बच्चों पी सब सेल जो आपको दिखाई देगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फुली फिल्ड नहीं दिखाई देंगे। बोरॉन फैमिली में हम लोग लास्ट में डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जहाँ बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया था कि बोरॉन फैमिली के अंदर आपका पी में 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा पी सब सेल में, कार्बन फैमिली में 2 आएंगे, नाइट्रोजन फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरीके से डिस्कशन अपना हुआ था। तो हेलोजेंस फैमिली के अंदर बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट टोटल 6 होते हैं, होने चाहिए। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो बच्चों आउटर सेल आपको मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इनकम्प्लीटली फिल्ड। मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे सब लोग इधर, कि बच्चों एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, तो वो हो गया NS1 से लेके 2, है ना। और हम जब बात करेंगे पी ब्लॉक को लेके, तो पी ब्लॉक के अंदर अपना यहाँ से जनरल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, तो पी ब्लॉक के अंदर आपका हो जाएगा यहाँ से NS, NS2 और NP हो जाएगा 1 से लेके 6 तक। अरे क्लियर है। तो यहाँ पे पी सब सेल बच्चों आपको इनकम्प्लीटली फिल्ड मिलेगी, जिसकी वजह से बोला जाता है कि बच्चों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं उनके अल्टीमेट सेल कैसे होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लूडिंग जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप को बच्चों बाहर निकाल देना है, नोबल गैसेस को। रिमेनिंग एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों,
एस ब्लॉक के बारे में बात की जाए तो आपका फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप हो गया। पी ब्लॉक के अंदर बच्चों यहाँ से थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए एंड सेवेंथ ए, यह आपके पी ब्लॉक के बारे में। तो ये किसके बारे में हो गया? एस ब्लॉक के बारे में। और ये बच्चों बाकी कौन से हो गए आपके? पी ब्लॉक के बारे में। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे नोबल गैसेस को बच्चों इंक्लूड नहीं करना आपको, ठीक है? तो इन सबको बच्चों मिला के क्या बोलते हैं अपन? इन सभी ग्रुप्स को मिला के बोलते हैं अपन, यस, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट बच्चों, मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर अबोनेंट एंड एक्टिव। यस, तो बच्चों एस ब्लॉक के जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, एल्कन अर्थ मेटल्स हैं, वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव आपके मेटल्स होते हैं, क्योंकि बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर देते हैं और कैटायनिक फॉर्म में आने के बाद में आसानी से बच्चों आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से बच्चों आपके जो पी ब्लॉक के आपकी जो फैमिलीज के एलिमेंट्स हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन करके यहाँ से अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट, देयर जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहाँ से लिखा है मैंने दोनों को मिला के NS 1 से 2 समझ में आ रहा है? मैं बोलूँगा सिर्फ NS1, बाकी आपका NP यहाँ पे 0, तो आंसर होगा NS1 एल्कली मेटल्स, NS2 तो एल्कन अर्थ मेटल, NS2 NP1 तो आपका बोरोन फैमिली, NS2 NP2 कार्बन फैमिली। आ रहा समझ में? ऐसे NS2 NP5 तो आपका नोबल गैसेस, नहीं नोबल गैसेस तो इंक्लूड नहीं है, आपके हेलोजेंस, तो क्या आएंगे? हेलोजेंस आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो आपका ये हो गया यहाँ से जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये सारे के सारे एलिमेंट बच्चों देखने को मिलते हैं आपको कहाँ पे? क्योंकि देखो एस ब्लॉक में आपको मेटल्स मिलेंगे, पी ब्लॉक के अंदर बच्चों आपको मेटल्स भी मिलते हैं, है ना, और आपको नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, है। तो यहाँ पे आपको सभी टाइप के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एंटर्स इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, तो लूज करना और गेन करना, इनसे कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवलेंट। तो इसका मतलब बच्चों कंफर्म हो गया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होंगे वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो आपके आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करेंगे, एज वेल एज बच्चों यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स electrons of outer NS and NP will take part in bonding. This is very important. तो अगर मैं S ब्लॉक के बारे में बात करूं तो S ब्लॉक के बच्चों आपके एल्कली मेटल्स का जो NS1 है वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। और आपके एल्कन अर्थ मेटल में बात करेंगे तो NS2 लास्ट के आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग के लिए आपके रेडी होंगे। ऐसे बच्चों अपन P ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो P ब्लॉक में आपका यहाँ से NS2 और NP बच्चों आउटर आपका यहाँ से पूरा मिला के बोलते हैं, है ना, यहाँ से 1, तो टोटल ये हो गया आपका बोरोन फैमिली। NS2 NP1 मतलब क्या? बोरोन फैमिली हो गया। अगर ये बोरोन फैमिली हुआ तो बच्चों याद रखना कि P ब्लॉक के अंदर आउटर सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो बच्चों NS NP दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिला के काउंट करना है। NS के पास कितना है? 2, NP के पास कितना है? 1, 2 + 1 कितना? 3। तो बच्चों यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने बैलेंस हैं? 3। ऐसे बात करेंगे अपन कार्बन फैमिली को लेके तो वहां पे NS2 NP2 होगा, तो NS के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, NP के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितने? 4। तो 4 बच्चों बोलेंगे अपन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर हो रही है? यस। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। यस, नेक्स्ट बच्चों क्लासिफिकेशन आएगा, थर्ड क्लासिफिकेशन इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो मैं आपको एक बहुत एक बेसिक सा पॉइंट बोलूं कि जैसे स्टूडेंट्स आप लोग या हमने भी जब स्टडी की तो बच्चों स्टार्टिंग से क्लास 1 से लेके क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th, तो इसके बाद जब 11th आता है ना, और 12th आता है, तो 12th को बच्चों बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट क्लास। क्या बोलते हैं अपन? इंटरमीडिएट। क्लियर है? और उसके बाद बच्चों फिर अपन हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब है अपर हायर स्टडीज आफ्टर 12th और बिफोर 12th, उसके बीच में जो 12th आ रहा है उसको बच्चों बोलते हैं इंटरमीडिएट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो बच्चों इसके पीछे भी कुछ एलिमेंट्स हों, इसके आगे भी कुछ एलिमेंट्स हों, और जो बीच में एलिमेंट्स रखे जाएंगे उनके पास प्रॉपर्टीज अपने से आगे वाले एलिमेंट्स की भी होगी और अपने से पीछे वाले एलिमेंट्स की भी होगी, तो उनको बच्चों बोलते हैं अपन ट्रांजिशन
एलिमेंट्स। बहुत क्लियर सा है। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में चलना चालू करूं बच्चों, मैं सपोज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड से चलना चालू कर रहा हूं, तो मुझे कौन से मिलेंगे? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मिलने के बाद फिर कौन मिल गया? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के बाद कौन मिल गया? पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक बीचों बीच आया ना। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बिकॉज ऑफ बेसिक ऑब्जर्वेशन अपन कर रहे हैं, बेसिक स्टडीज कर रहे हैं, पहले समझ तो लो अच्छे से, है ना। ट्रांजिशन का बेसिक मतलब क्या है? ट्रांजिशन फेज आपको समझ में आता होगा, जो बीचों बीच वाला है। तो बीचों बीच में आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, इसलिए इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या है ट्रांजिशन का मीनिंग, हम लोग ये करके देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, इन दीज एलिमेंट्स द अल्टीमेट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसमें अल्टीमेट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अल्टीमेट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल दोनों यहाँ पे कैसी होती है? इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स व्हिच हैव इनकम्प्लीटली filled or partially filled d orbitals either in elementary state or in any possible oxidation state are called transition elements। तो बात को समझना स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैं डायरेक्टली बोलूं तो बच्चों पार्शली फिल्ड, है ना, कंप्लीटली फिल्ड नहीं। कैसे होने चाहिए? पार्शली फिल्ड। और पार्शली फिल्ड का मतलब बच्चों बड़ा क्लियर सा है कि जब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब बच्चों अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों डी सबसेल में जाता है। तो बच्चों पार्शली फिल्ड का मीनिंग होगा आपका D1 से लेके और बच्चों आपका D9 तक होगा। ठीक है, D1 से लेके D9 तक। D10 तो फुली फिल्ड होगा, D0 मतलब अनफिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हो इसमें। तो अगर किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर बच्चों D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 अगर इस तरीके से बच्चों आता है, या तो बच्चों उसके एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर जिसमें कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, तो एलिमेंट्री फॉर्म, है ना, उसका जो नेचुरल फॉर्म होता है विदाउट एनी चार्ज। और दूसरा बच्चों क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, तो बच्चों कैटायन की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो बच्चों एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर एंड उसके कैटायनिक फॉर्म के अंदर अगर बच्चों आता है आपका पार्शली फिल्ड, है ना, पार्शली फिल्ड का मतलब है D1 से D9 तक, तो उन सभी एलिमेंट्स को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया है? नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट पॉइंट, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों एस और पी ब्लॉक के बीच में एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए बच्चों कुछ एक प्रॉपर्टी इनकी एस और पी ब्लॉक के साथ मैच करती हैं, इसलिए हम लोग इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटेगरी में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका? तो वो होता है n-1 D1 से लेके 10 और ns आपका 0 to 2। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट बच्चों कौन सा है? जिंक, है ना। सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट कौन सा है? जिंक, जिसमें आता है बच्चों कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 फुली फिल्ड हो गया। ओके, कैडमियम बच्चों क्या है? देखो ये भी आपके सेकंड बी ग्रुप का ही है कैडमियम, है ना, 4d10 5s2। नेक्स्ट बच्चों आते हैं मरकरी, तो आपका 5d10 6s2। ये तीनों की तीनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं बच्चों। क्लियर है? आर नॉट ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों सपोज मानो जिंक पे ध्यान देना, जिंक अभी नेचुरल फॉर्म में है, तो जिंक का बच्चों अपने एलिमेंटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे अपन? 3d10 and 4s2, है ना, दिस इज कंप्लीटली फुली फिल्ड। नेक्स्ट बच्चों में इसका कैटायनिक फॉर्म आपका जिंक +2 में आते हैं, दिस इज स्टेबल। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां से बाहर निकलेंगे? 4s से बाहर निकलेंगे, है ना, जिसका n लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकालने, सबसे बाहर तो बैठा होगा ना 4s, इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल दो, तो क्या बनेगा? देखो कॉन्फ़िगरेशन जिंक +2 का 3d10 और 4s कितना? 0। तो बच्चों दोनों ही केस में आपको D10 मिल रहा है ना कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कैटायनिक फॉर्म के अंदर एज वेल एज इसके न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, तो दोनों में आपको D10 मिल रहा है। इसी की वजह से इसको बच्चों हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। क्लियर समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको रखना है। ऐसे बच्चों बाकी आपके कैडमियम का अंडरस्टैंडिंग क्लियर। नेक्स्ट मरकरी भी आपको समझ में आ चुका होगा, सेम कॉन्सेप्ट फॉर द मरकरी। इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? याद रखो, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, ड्यू टू द absence of partially filled d orbitals both in atomic form or in the ionic state, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी
आर रिफर्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और वोलेटाइल मेटल्स। बच्चों वोलेटाइल मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि इनके साथ में जो आपका देखो बहुत सिंपल सा है, वोलेटाइल का मतलब अपने फिजिकल स्टेट को बदलते हो व्हेन यू सप्लाई द टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे जो मेटेलिक बॉन्ड है इनका बहुत वीक होता है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से थोड़ी सी एनर्जी देने पे अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, बदलते हैं, इसलिए बच्चों इनको बोला जाता है वोलेटाइल आपके मेटल्स। इन द ईज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोथ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। ध्यान रखना आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे मैंने कहा कि बच्चों p ब्लॉक के अंदर ns और np उनके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसी तरीके से आपके अगर निकालने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके d के अंदर, d ब्लॉक के अंदर, तो बच्चों आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान देना पड़ेगा? n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स, इन पे ध्यान देना पड़ेगा। इनके पास जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने कहा बच्चों मेरे पास प्रेजेंट है सपोज मैग्नीशियम, मेरे पास प्रेजेंट है सपोज मैग्नीशियम, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, चलो मैं मैग्नीशियम छोड़ता हूँ, मैग्नीज लेता हूँ डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। तो मैग्नीज के साथ बच्चों आउटर कन्फिगरेशन क्या आता है? तो हम लोग लिखते हैं 4s2 और आपका 3d कितना? 3d कितना? 5। आप देखो सीक्वेंस में स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज, समझ में आया? तो बच्चों ये 21 एटॉमिक नंबर, दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज 24, दिस इज 25 इलेक्ट्रॉन्स इसके बच्चों फिल करेंगे तो आउटर सेल में आपको मिलेगा 4s2 3d5। तो बच्चों मैं पूछूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपको, तो कैसे बोलोगे आंसर? 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 2, यस, 3d वाले कितने हैं 5, 2 + 5 बच्चों मिला के इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बोलो सबको बात समझ में आ गई? इस तरीके से बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपकी होंगे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बॉन्डिंग में करते हैं पार्टिसिपेट। यस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, है ना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है, ठीक है, बिना कुछ चेंज किए हुए। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग एक करके अच्छे से रीड करते हैं। फर्स्ट बच्चों दे आर हार्ड एंड हैवी मेटल्स। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगी, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। तो बच्चों मेटेलिक बॉन्ड आपको, अब मैं ये भी बताता हूँ, मेटेलिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी ज़्यादा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपको बैलेंस यहाँ मिलेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मिलेगी आपको मेटेलिक बॉन्डिंग। तो बच्चों इसकी वजह से यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हार्ड और हैवी मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान रखना है कि बच्चों यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे का आंसर क्या है? 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो ध्यान रखना, पार्टिसिपेशन ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स, इनकी बच्चों बॉन्डिंग में जब एंट्री होगी, जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे मिलेगी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस इन द सॉल्यूशन डी टू डी ट्रांजिशन। तो बच्चों डी ट्रांजिशन का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, हम लोग इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। बाकी मैं बोलता हूँ बच्चों कि कलर के पीछे कुछ एक इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो बच्चों अपना यही है डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि बच्चों यहाँ से हमारे पास d ऑर्बिटल होगा, d के पास बच्चों 5 आपके रूम्स होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5। जब बच्चों यहाँ पे इनकी d ऑर्बिटल की d जनरेसी होगी, तो उस केस में बच्चों क्या होगा? T2g नीचे होगा, Eg ऊपर होगा। ये क्या है बच्चों? स्प्लिट कर जाते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, ये कर जाते हैं बच्चों स्प्लिट, है ना। किस तरीके से करते हैं वो ध्यान दो। तो नीचे तो बच्चों क्या होता है कि टोटल बच्चों कितने ऑर्बिटल्स हमारे आ रही हैं, बताओ जरा, टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? 5, और 5 के 5 बच्चों स्प्लिट करते हैं, तो नीचे बच्चों आपकी लोअर एनर्जी होता है जिसमें आपके 3 बनते हैं ऑर्बिटल, ऊपर बच्चों 2 जाते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नीचे वाला लोअर एनर्जी वाला, इसको जब बच्चों यहाँ से हीट सप्लाई होगी सनलाइट के फॉर्म में E = H/nu, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अंगल कहाँ जाएगा? हाई एनर्जी सेल्स के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर में जा रहा होगा तो बच्चों एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, करेक्ट है। और जब बच्चों वापस से वो हायर से हायर ऑलवेज अनस्टेबल, तो बच्चों वापस से इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ आएगा तो बच्चों यहां से इस कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को रिलीज भी करेगा। भाई जिस वेवलेंथ से सपोज करो इसने बच्चों यहां से सपोज ग्रीन कलर की इसने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो आते समय बच्चों कैसा दिखाई देगा आपको? रेड कलर,
अरे बात समझ में आ रही है? तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिलीज करेगा। तो डी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि नीचे के आपके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जाना, तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वापस से ऊपर से नीचे आएगा, अरे बात समझ में आ रही है, जब वो वापस से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएगा लोअर एनर्जी सेल्स में, तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को रिलीज करेगा, और वो वेवलेंथ हमारे विबग्योर रीजन में आती है, विजुअल रीजन में आती है, तो बच्चों हमारी आंखों को अच्छे से दिखाई देती है। क्लियर? इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। लोअर से हायर में जाना, फिर इलेक्ट्रॉन्स वापस से लोअर में आना, उसमें जो कलर को रिलीज करेगा, है ना, उसकी वजह से बच्चों कलर आपके डिफाइन होते हैं, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ज्यादा बेहतर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के अंदर। यस, नेक्स्ट बच्चों इसमें एक आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, है ना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टरों के अंदर धीरे धीरे, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बच्चों अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों D0 या D10 हो गया, तो मान के चलना कि वो हमेशा कैसे होते हैं, कलरलेस। कैसे होते हैं आपके? कलरलेस एलिमेंट्स, कलरलेस कैटाइंस होंगे। क्लियर है? और इसके अलावा अगर बच्चों D1 से लेके D9 तक आते हैं तो वो आपके कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं कलर को डिफाइन करने के लिए। डी डी ट्रांजिशन भी है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम भी है ना, चार्ज ट्रांसफर मेथड भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है ना। तो ये मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट चैप्टरों के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आता है पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब बच्चों क्या? इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होना, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होना। अगर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड मिलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करते समय किसी भी न्यूट्रल या कैटायनिक फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जैसे मैंने कहा बच्चों मेरे पास आया D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, D6 की बच्चों फिलिंग करते हैं अपन। तो D6 की फिलिंग करते समय 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों अनपेयर्ड आ गए हैं? 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ अनपेयर्ड आ गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आ चुके हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे हैं, डी के अंदर भी हैं। तो मैक्सिमम बच्चों में बोलूंगा कि आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट कैटालिटिक एक्टिविटी। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इसका आंसर आपसे बोलेगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बच्चों बिहेव करते हैं। क्या है इसके पीछे आंसर? तो कैटलिस्ट बच्चों क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को, रेट को, वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हुए तो रेट को बच्चों इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट हुए रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाना मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी कन्वर्ट होना, उसकी स्पीड को बढ़ा देना, रिएक्शन की स्पीड को, है ना। तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम है। और नेगेटिव कैटलिस्ट बच्चों क्या है? रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से। तो बच्चों कैटालिटिक एक्टिविटी का मीनिंग बच्चों क्या है, ये क्यों डिफाइन होती है? पहला आंसर करना है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। सेकंड बच्चों लार्ज सरफेस एरिया ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। तो डी ब्लॉक मेटल्स बच्चों मेटल्स हैं, है ना, तो पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों इनका हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होती है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। क्यों होती है वो देख लो ध्यान से आप। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेटेलिक बॉन्ड बच्चों यहाँ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 8, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल सा बच्चों मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बच्चों क्या मिलेंगे? अनपेयर्ड मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री मिलेंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से बच्चों कंडक्ट होगी, एज वेल एज आपकी हीट एनर्जी भी इसमें इजीली बच्चों फ्लो करेगी, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन का मतलब बच्चों सिंपल सा है कि जैसे मैं बोलूं कि एलॉय का फॉर्मेशन होता कैसे है। एलॉय का मतलब बच्चों सिंपल सा है कि टू डिफरेंट या मोर देन टू आपके जो डिफरेंट मेटल्स हैं, सिमिलर साइज के हैं, सेम एटॉमिक साइज के हैं, जब वो एलिमेंट्स आपस में, मेटल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ब्रास प्रेजेंट है, ब्रास बच्चों मेरे पास क्या है? एलॉय। तो यहां से मेरे पास कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट है। तो कॉपर एंड जिंक की जो प्रेजेंस है, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। कॉपर एंड जिंक इन दोनों का मैं पूछता हूं
कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में एलॉय का फॉर्मेशन कब कर सकते हैं, जब उन दोनों मेटल्स के साइज बच्चों एटम के साइज कंपेरेबल साइज के होंगे, बराबर साइज के लगभग होंगे, तो फिर उस केस में एक मेटल्स के एटम्स दूसरे मेटल्स के एटम को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिसकी वजह से बच्चों एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि एलॉय का फॉर्मेशन बच्चों क्या है, एलॉय को अपन बोलते हैं होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों भाई, होमोजेनियस का मतलब क्या है, होमो मतलब सिमिलर या सेम, और जीनियस मतलब बच्चों पार्ट। तो दो सेम टाइप के मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो बच्चों वहां से बनता है आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन। बाकी सॉलिड सॉल्यूशन क्यों, बिकॉज दोनों ही आपके मेटल्स कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। जैसे यहाँ पे ब्रास एग्जांपल है, कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, तो इनको मिलने से बच्चों बन गया हमारे पास ब्रास। ऐसे ब्रॉन्ज भी है, तो ब्रॉन्ज के अंदर बच्चों क्या मिलेगा, देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सेकेंड बच्चों मेरे पास आ गया ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज के अंदर हम लोग देखते हैं तो बच्चों वहां से मिलता है कॉपर प्लस टिन। क्या मिलेगा, कॉपर प्लस टिन। तो कॉपर प्लस टिन को आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां से ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन होगा। यस, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट यहां से अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसके पीछे के हमारे रीजंस क्या हैं। वैसे मैंने आपको 1 बाय 1 डिस्कस किया है, आपने नोट डाउन भी किया होगा। अब हम लोग यहाँ से एक बार कंप्लीट देख लेते हैं एनालिसिस क्या है। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्मॉल साइज इज द फर्स्ट आंसर, सेकेंड इज हाई न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। नेक्स्ट बच्चों आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑफ ऑल थ्री प्रॉपर्टीज। यहाँ से बच्चों जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली बच्चों सारी के सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों है कि निकल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। देखो हाइड्रोजनेशन का बच्चों सिंपल सा मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का एडिशन मतलब H2 गैस का हम लोग करेंगे यहाँ से एडिशन। तो कैसे करना है, तो बच्चों नेचुरल ऑयल जो होते हैं उनके पास होता है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना, ठीक है, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होना। तो बच्चों मैंने बोला कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैंने एल्कीन का एग्जांपल लिया। तो एल्कीन जो बच्चों है उसके पास प्रेजेंट है आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक सिग्मा होता है, एक पाई इसमें प्रेजेंट होगा। ये सिग्मा है तो बच्चों ये पाई है। अब इसके साथ में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकल का यूज करेंगे। तो निकल के हेल्प से बच्चों H2 गैस, निकल क्या करेगा बच्चों, निकल हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे, और एज वेल एज जो एल्कीन्स के बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी एडजॉर्ब करेगा। तो क्या बात समझ में आ रही है, निकल अपने सरफेस के ऊपर, सपोज ये सरफेस है निकल का, तो निकल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस के एटम्स हैं, वो भी बच्चों उसमें आपके चिपक जाएंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एडजॉर्ब हो जाएंगे। और साथ में जो एल्कीन उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एडजॉर्ब होंगे। तो दोनों का जब एडजॉर्प्शन होगा तो बच्चों H2 गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही आसानी से एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बच्चों कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे यहां से बन जाएगा हमारे पास एक सिंपल सा एल्केन का स्ट्रक्चर। किस तरीके से बनेगा, तो यहां से बच्चों ये पाई बॉन्ड्स हमारे कंप्लीट खत्म हो जाएंगे और पाई बॉन्ड जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिग्मा के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बाकी बच्चों जो दो में बॉन्ड दिख रहे थे वो वैसे ही दिखाई देंगे। तो टोटल मिला के यहाँ से आपके एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो सिंपल से बच्चों क्या है, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस किसके साथ में, एल्कीन के साथ में, एल्काइंस के साथ में, उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है, पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस कर देना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आते हैं, आयरन यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। व्हाट इज हैबर प्रोसेस, तो बच्चों हैबर प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देंगे सब लोग इधर। तो बच्चों हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे करते हैं, तो बच्चों यहां से नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ये आपस में कंबाइन करती हैं, किसकी प्रेजेंस में, तो बच्चों आयरन आपका कैटलिस्ट होता है, प्लस बच्चों मोलिब्डेनम यहां से होता है आपका प्रोमोटर। तो आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर। तो उस केस में बच्चों यहां से बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। क्लियर सब लोगों को। अब मैं पॉइंट बताता हूं बच्चों, क्या कि आयरन जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, जहां से कि बच्चों N2 गैस और H2 गैस का एडजॉर्प्शन बहुत ही आसानी से आयरन के सरफेस पे होगा, तो रिएक्शन बच्चों काफी फास्ट होगी, एज वेल एज सरफेस एरिया भी आपको ज्यादा मिलेगा ऑन द आयरन मेटल्स। नेक्स्ट बच्चों आते हैं मोलिब्डेनम पर, फिर काम क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग फॉर द मोलिब्डेनम।
क्या है इसका इंपॉर्टेंस? तो मोलिब्डेनम बच्चों क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो मोलिब्डेनम किसकी कैटालिटिक एक्टिविटी? तो मोलिब्डेनम आयरन के कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन बच्चों क्या होगा, अमोनिया का ज्यादा मिलेगा। क्लियर, सबको समझ में आया? तो मोलिब्डेनम का यूज बच्चों क्लियर, प्रमोटर का मीनिंग क्या, और साथ में जो आयरन है जो कैटलिस्ट है उसका मीनिंग भी क्या है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग। हमारे पास बच्चों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो एलिमेंट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कैटायनिक फॉर्म, है ना, कैटायनिक फॉर्म। तो इन दोनों के अंदर कैटायनिक फॉर्म, इन दोनों के अंदर अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला निकल के आता है, कहाँ से, या तो बच्चों D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों D1 से लेके D9 तक डिफाइन होता है अगर किसी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट के अंदर एज वेल एज कैटायनिक फॉर्म के अंदर, तो बच्चों उसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं, बट सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि लास्ट का एलिमेंट बच्चों जिंक, नेक्स्ट कैडमियम उसी ग्रुप का, नेक्स्ट बच्चों मरकरी, तो उन एलिमेंट्स के कैटायनिक फॉर्म के अंदर एज वेल एज उनके बच्चों ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोनों जगह आपको देखने को मिलता है D10 कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया थोड़े समय पहले। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलने की वजह से उनको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। तो ये लाइन जो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसके अंदर बच्चों जेई ने एज वेल एज नीट ने ये लाइंस को बच्चों एज इट इज डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया? देखो, all transition elements are d block elements but all d block elements are not transition elements। नेक्स्ट बच्चों क्या है, जिंक कैडमियम आपके मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, इनको हम कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बच्चों क्या है, प्रॉपर रीजन आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी, बट अपन एक बार और डिस्कस कर देते हैं इधर कि दे कंटेन्स फुली फिल्ड डी सब सेल इन द ग्राउंड स्टेट एंड कैटायनिक फॉर्म, है ना। फुली फिल्ड का मतलब बच्चों D10। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर बच्चों NH2 N-1 D10, यस। और बच्चों यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं आपका, या तो बच्चों यहाँ से आपका जिंक होगा, या फिर आपका कैडमियम होगा, या फिर आपका मरकरी होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद बच्चों NH 0 हो जाएगा, बट N-1 D आपको 10 मिलेगा। तो इधर भी बच्चों आपको D10 मिल रहा है और ऊपर भी आपको D10 मिल रहा है। इसका मतलब आपके ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये आपके सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोले जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं नोट पे, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैव फुली फिल्ड डी सबसेल एट दे आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके लिए बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इन तीनों के पास भी D10 बच्चों मिलता है, बट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में, इस बात को ध्यान रखना है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में D10 मिलता है, बट जैसे बच्चों कैटायनिक फॉर्म में जाते हैं तो उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन D10 से D9 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बच्चों हम लोग क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ डालेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। फुली फिल्ड होने के बावजूद भी, बट फुली फिल्ड किस में है? ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आएगा ना, बट मैंने कहा दोनों में आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट प्लस कैटायनिक फॉर्म, इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए, तब बोलेंगे ना अपन इसको आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट इसके बच्चों फुली फिल्ड किधर है? ग्राउंड स्टेट के अंदर। कैटायनिक फॉर्म में आपको D10 नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग बिल्कुल बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस किस को, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को नहीं डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो बच्चों देखेंगे एग्जांपल है, मेरे पास कॉपर प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, आपका यहाँ से 4s1 3d10 है ना, D10 आपको मिल चुका है यहाँ पे, करेक्ट है ग्राउंड स्टेट में। बच्चों कैटायनिक फॉर्म में देखो जरा एक बार, इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने निकलने हैं? Cu से आपका बना है बच्चों Cu+2, इलेक्ट्रॉन 2 बाहर निकालने हैं, तो एक तो 4s से बाहर निकलेगा, एक 3d से बाहर निकलेगा, तो बच्चों 3d9 बचा ना। क्या यहाँ पे 3d10 दिख रहा है आपको? नहीं, तो 3d9 दिख रहा है। D9 देखने की वजह से ये बच्चों कैसे बोले जाएंगे? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना बोल के इनको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स करके बोलते हैं। तो इसको अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो है कॉन्सेप्ट क्लियर तो बहुत ही आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों आते हैं, दे कंटेन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल इन देयर कैटायनिक फॉर्म। दिस इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट,
अब बच्चों हम लोग टोटल 3 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका आएगा टाइप 4, जिसको बोलते हैं अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों कौन से हैं? तो आंसर है अपना एफ-लॉक एलिमेंट्स। तो एफ-लॉक एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके अंदर भी एलिमेंट। तो अंदर एलिमेंट्स कौन से? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनको बच्चों इसलिए बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो इनर वर्ड लिखा हुआ ना, उसका मीनिंग आपका ये है। नेक्स्ट है इसमें, दीज एलिमेंट्स हैव 3 आउटर मोस्ट सेल्स इनकम्प्लीटली, दैट इज n, n-1 एंड बच्चों n-2। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके एफ-लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको 3 डिफरेंट बच्चों यहाँ से देखने को मिलेंगे सेल्स या ऑर्बिट। कौन कौन सा मिलेगा? n मिलेगा, n-1 मिलेगा, n-2। सबसे बाहर वाला कौन सा होगा? n, इसको अपन बोल सकते हैं अल्टीमेट। उसके बाद बच्चों ये वाला n-1 कौन सा होगा? पेनल्टीमेट। n-2 कौन सा होगा? एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है ना। यस, द एफ-लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ से आपका? देखो ध्यान से, NH2, इसको अच्छे से याद रखना है ना, इसको नोट डाउन कर लो आप, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आएगा। NH2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ से n-1d 0 और 1 होगा, यहाँ से n-2 f आपका 1 से 14 होगा। नेक्स्ट आते हैं, सिंस द लास्ट 2 सेल्स हैव सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, these elements have similar physical and chemical properties. Example, these elements shows common oxidation state of +3. इन एलिमेंट्स के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या देखने को मिलते हैं आपको? +3। एक ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 2 सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से बच्चों है? लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज बच्चों 4f सीरीज है, ये आपकी 5f सीरीज है। आपके लैंथेनॉइड सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4f 1 से 14, 5d 0 और 1, और आपका 6s कितना होगा? 2। ये सब कुछ आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, ठीक है, इनको याद करना है और इनको लिख के देखो आप अच्छे से, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर्स ऑप्शंस को पहचान सकते हो कौन सा सही है कौन सा आपका रॉन्ग। नेक्स्ट बच्चों, एक्टिनॉइड सीरीज में क्या होगा? 5f आ जाएगा, 1 से 14, 6d आपका 0 और 1, और 7s आपका 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन पीरियड टेबल लैंथेनॉइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन, है ना, लैंथेनम से बच्चों हॉफनियम 57 से लेके 72 एटॉमिक नंबर तक। कहां से कहां तक? 57 से लेके 72 एटॉमिक नंबर तक। और एक्टिनॉइड बच्चों कहां से कहां मिलेंगे? ये मिलते हैं आपको 89 से लेके 104 तक। तो एटॉमिक नंबर भी हम लोग को ध्यान रखना है कि कहां से स्टार्ट होगा लैंथेनॉइड, कहां पे खत्म होगा। एक्टिनॉइड का भी बच्चों स्टार्टिंग क्या एटॉमिक नंबर है, लास्ट आपका एटॉमिक नंबर क्या है। नेक्स्ट आते हैं, लैंथेनॉइड्स आर रेयर अर्थ मेटल्स एंड एक्टिनॉइड्स आर मोस्टली सिंथेटिक। सिंथेटिक बच्चों क्या है? मैन मेड, है ना। तो मैक्सिमम आपके जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे बच्चों लेबोरेटरी में डिजाइन किए गए। इसलिए याद रखना कि लैंथेनॉइड्स कैसे होते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स, बट एक्टिनॉइड कैसे होते हैं? मोस्टली सिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, Z इज इक्वल टू 93, है ना। एटॉमिक नंबर 93 से जैसे बच्चों अपन आगे जाएंगे तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांस यूनिक एलिमेंट। देखो ट्रांस यूनिक का मीनिंग क्या है कि बच्चों एटॉमिक नंबर 93 से लेके तो 92 बच्चों कौन आएगा? यूरेनियम। तो उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं आफ्टर यूरेनियम, उन सबको बोला जाता है आपका ट्रांस यूनिक एलिमेंट्स। यस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों है स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या है इसका मतलब? तो बच्चों स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, है ना। स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऐसे आपके एलिमेंट्स जो बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम कह सकते हैं कि बच्चों NH2 या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल समझो, ऐसे एलिमेंट जो ऑक्टेट रूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते हैं नोबल गैस के, उनको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसको फॉलो करते हैं बच्चों? फिर ये फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बच्चों क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मेरे को पता है बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से बच्चों आपको देखने को मिलेंगे? आपको यहाँ ऑर्बिटल्स जिसके बेस इलेक्ट्रॉन्स 18 आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बच्चों S आ गया, नेक्स्ट P आ गया, नेक्स्ट बच्चों आपका D आ गया। तो S के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के पास आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स, सबको बच्चों ऐड करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो बच्चों किसको फॉलो करते हैं?
18 इलेक्ट्रॉन्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, ना कि बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स को रूल्स को फॉलो वो नहीं करते हैं, ठीक है। यस, प्रेजेंट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड स्यूडो ऑक्टेट और स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक पैलेडियम, है ना, ए मेंबर ऑफ ग्रुप 10 सच, है ना। तो यहाँ पे आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे जब फॉलो करेंगे तो बच्चों यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, इसके अलावा अपन बाकी सब जगह फॉलो कर सकते हैं SPDF आपके डी ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, लैंथेनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक बट लैंथेनाइड्स आर F ब्लॉक। तो बच्चों देखो ये बात ध्यान रखना कि लैंथेनम के आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन में आपका डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से इसको डी ब्लॉक में रखा गया है, बट इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, लैंथेनॉइड्स के साथ में, ठीक है ना। यस, है ना। सिमिलरली एक्टिनोइड भी बच्चों डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एक्टिनोइड के लास्ट आपके सबसेल में डी सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी वजह से अपन एक्टिनोइड को डी ब्लॉक में रखते हैं। बाकी बच्चों एक्टिनोइड जो सीरीज है उसको अपन बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है बच्चों फिजिकल स्टेट का, फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स में क्या क्या है। तो बच्चों फिजिकल स्टेट का मतलब है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना। तो हम देख सकते हैं बच्चों मेरे पास देखो ये मेटलॉइड्स हैं, ध्यान देना, सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी, टेरिलियम पोलोनियम एंड आपका एस्टाइन। तो ये कौन सी फैमिली है बच्चों, बोरोन फैमिली में आपके मेटलॉइड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चों बोरोन में कुछ एक जगह आपको मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, बट जो हम इंपॉर्टेंट बच्चों एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे तो इस केस में ये आपकी कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, या आपकी हेलोजन फैमिली है, ठीक है ना। तो ध्यान देना कार्बन फैमिली के अंदर बच्चों सिलिकॉन जर्मेनियम का है मेटलॉइड्स, तो इसके नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स, ऊपर वाले एलिमेंट्स बच्चों कौन से, नॉन मेटल्स, है ना। इस तरीके से आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, इसके ऊपर वाला कौन सा, नॉन मेटल, नीचे वाले कौन से होंगे, मेटल्स होंगे, है ना। बहुत सिंपल सा ट्रिक है पी ब्लॉक में। ट्रिलियम पोलोनियम से ऊपर वाले सभी के सभी बच्चों क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, नीचे वाले क्या होंगे आपके, मेटल्स आएंगे। ऐसे इस तरीके से आइंस्टाइन के ऊपर वाले सभी के सभी बच्चों क्या मिलेंगे आपको, नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड से ऊपर वाले सभी के सभी कौन है, नॉन मेटल्स, और नीचे वाले कौन से होते हैं आपके, मेटल्स होते हैं। इस तरीके से अपन बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन कौन से आपके मेटल्स हैं, कौन कौन से आपके नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। नॉन मेटल्स बच्चों अपनी पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम। ये एलिमेंट बच्चों आपको मिलते हैं कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन मेटल्स की फॉर्म में। नोट पे आते हैं, इन पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर सिचुएटेड एट द अपर पोर्शन राइट हैंड साइड। पी ब्लॉक कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है, दीज आर द मेटल्स। तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के अंदर आपको मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों फिजिकल स्टेट के बेस पे देखते हैं गैसेस। तो गैसेस के अंदर बच्चों क्या है, मोनोटॉमिक। यस, मोनोटॉमिक गैस कौन कौन सी है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रिडॉन और अनन, ऑक्टियम, है ना, ये सब। डायटोमिक गैस कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से मिलेंगे आपको, सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम एंड मर्करी, बट ये मेटल्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट, इन सबसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स कौन सा मिलेगा, सिर्फ आपको ब्रोमीन। इसी तरीके से आते हैं सॉलिड के अंदर, तो बाकी बच्चों बचे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे।